नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों हमारी सरकार इतनी निरंकुश होती चली जा रही है। जिस देश का राजा निजी स्वार्थ से ऊपर बढ़कर सोच ही न सके, उस देश का विकास कैसे होगा, उस देश के नागरिकों का संपूर्ण विकास कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा। इस मुद्दे पर आप देख रहे हैं हमारे देश में किस प्रकार स्वार्थ राजनीति के चलते सत्ताधारी पार्टी के द्वारा अपनी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। किस प्रकार आज हमारे देश का हर नागरिक महंगाई से त्रस्त होने के बावजूद सवाल करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहा है। खासकर विपक्षी पार्टियां, और जो पार्टी यह हिम्मत कर रही है उसे दबाने का सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस डर के कारण यह विपक्षी पार्टियां, जिनके कंधों पर किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता की उम्मीदें टिकी होती हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो, वह जनहित में कार्य तभी करता है जब सरकार पर उंगली उठाने के लिए सरकार को हर फैसले को जनहित की तरफ झुकाव करने के लिए कोई मौजूद हो। इसीलिए हमारे देश के संविधान में विपक्ष का अस्तित्व लाया गया था कि अगर कोई सरकार निरंकुश होती है तो यह विपक्ष सरकार पर दबाव बना करके उसकी उस निरंकुशता को कंट्रोल कर सके। लेकिन आज जिस प्रकार हमारे देश में हमारे देश की मौजूदा सरकार निरंकुश हो गई है कि उसे देश की जनता की जरा भी परवाह नहीं है, देश की जरा भी परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की, कैसे 2024 में पुनः सत्ता पर काबिज होने की। उसके लिए साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, लेकिन इन 75 वर्षों के दौरान भी हमारी आज की स्थिति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बद से बदतर है, जिसमें लगभग 40 साल अकेले कांग्रेस ने राज्य किया। और कांग्रेस ने जिस प्रकार स्वार्थ की राजनीति की, अपनी पार्टी से और परिवार से ऊपर उठ करके वह फैसले नहीं ले सकी। और अन्य गठबंधन की सरकारें, जिसमें 13 दिन 13 महीने और 5 साल की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी शामिल रही, जिनकी सरकार में हमारे अर्धसैनिक बलों के पेंशन को बंद कर दिया गया। ऐसे अनीतिगत फैसले को लेकर के
हमारा भारतवर्ष आज भी विकास देशशील देशों की क्यू में लगा हुआ है और पहले से भी बदतर हालात में चला गया है, क्योंकि नोटबंदी ने, कोरोना काल ने, जीएसटी ने, महंगाई ने, बेरोजगारी ने हमें अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया है। हमारी बच्चों की शिक्षा को बाधित कर दिया है, हमारे और आपके परिवार की स्वास्थ्य सुविधाओं को बाधित कर दिया है। हमें न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसमें हमारा सर्वस्व लुट रहा है, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। यह हम सभी इन सभी चीजों से पीड़ित हैं। और आज जिस प्रकार हमारी सत्ताधारी पार्टी द्वारा डरी हुई विपक्ष को और डराने का प्रयत्न किया जा रहा है, वह चिंता का विषय है। विपक्ष पहले ही अपने शासनकाल के दौरान की गई अनीतियों, भ्रष्टाचार, स्वार्थ की राजनीति के कारण पहले ही डरा हुआ है कि कहीं हम सरकार के खिलाफ बोलें तो ईडी और सीबीआई हमारे घर न पहुंच जाए। तो यह इस डर से पहले ही मुंह नहीं खोलना चाह रही है, जिसका खामियाजा हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है महंगाई और भ्रष्टाचार के रूप में। और उसके बाद भी अगर विपक्ष कोई आवाज उठाने की चेष्टा भी कर रहा है तो उसे जिस प्रकार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उस पर केस दर्ज किए जा रहे हैं कि वह डर करके अन्य सबक लें और सरकार से सवाल न करें। तो मेरे साथियों, ऐसी परिस्थिति में भारतवर्ष के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी निरंकुश सरकार के खिलाफ हमें खुद अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा, उस लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करना होगा जहां कहा जाता है कि जनता ही राजा है, बाकी तो राजनेता जनता के प्रतिनिधि के तौर पर राज कर रहे हैं। अपने इस ताकत का एहसास कर हमें जागरूक होना होगा, खड़ा होना होगा और इन सरकारों से जनहित के फैसलों को लेकर के जनहित के लिए लिए जाने वाले फैसलों को लागू करने को विवश करना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं, जिस देश का राजा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर नहीं सोच सकता है, उस देश का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण आपके सामने है। आप भारत जैसे विशाल देश के नागरिक हैं, जहां रामायण का उदाहरण आपके सामने है, महाभारत का उदाहरण आपके सामने है। इन दोनों महाकाव्यों का सारांश जिस पर आधारित है वह निरंकुश राजा को लेकर के ही लिखा गया है। ये राजा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य नहीं कर सके, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा और उनका सर्वस्व नामो निशान मिट गया। मेरे दोस्तों, और आज भी यही हो रहा है। हमारे देश की सरकार अपने लोगों की व्यभिचार, बुराइयां, भ्रष्टाचार, अपराध को छिपा करके उन्हें शरण दिए हुए है। संसद में दागियों की भरमार है, विधायिका में दागियों की भरमार है, विधानसभा में दागियों की भरमार है। वहीं कहीं विपक्ष से एक छोटी सी भी गलती हो रही है तो उसे फौरन त्वरित कार्रवाई कर
खुद को न्यायप्रिय दिखाने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन जब वही न्यायप्रिय की बात खुद के लोगों पर जब तक लागू ना हो तब तक उसे न्यायप्रिय कैसे कहा जा सकता है, न्याय संगत कैसे कहा जा सकता है। उदाहरण आपके सामने है, राहुल गांधी की सदस्यता जिस प्रकार जिस तेजी से समाप्त की गई। मैं यहां राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए नहीं आया हूं। हम राहुल गांधी के कहे शब्द का भी विरोध करूंगा, क्योंकि किसी एक के, दो के, तीन के, चार के, पांच के, 10 के द्वारा किए गए कुकृत्यों को संपूर्ण भारतीयों पर, संपूर्ण समाज पर, संपूर्ण वर्ण व्यवस्था पर नहीं थोपा जा सकता है, क्योंकि हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती हैं, तो उनके कारण पूरे तालाब को दोष नहीं दिया जा सकता है। मेरे साथियों, वैसे तो कहा गया है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन जिस प्रकार हमारे देश के चुनाव में अब आक्रामकता नेताओं के द्वारा दी जा रही है, उनमें जोश में आकर के हर नेता अपने हित के लिए दूसरे नेताओं पर कीचड़ उछालने में जिस जोशो खरोश से आगे बढ़ रहा है, उसमें ऐसी बातें अब तो आए दिन हर चुनाव में, हर भाषण में, हर जनसभा में सुनने को, देखने को मिलती हैं। अरे यहां तक हमें संसद में भी हमारे स्वयं के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी अमर्यादित टिप्पणी की गई एक महिला के प्रति। उस समय यह न्याय प्रिय जो अपना दामन दिखाने की चेष्टा की जा रही है, वो कहां चला गया था। मेरे दोस्तों, राजा वही जो एक नजर से सभी को देखे, तब तो उसे न्याय संगत, न्यायप्रिय, सुशासन, राम राज्य कहा जा सकता है। अन्यथा खुद को स्वयं की नजर में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जनता सब देख रही है। कहा गया है ऊपर वाली के लाठी में आवाज नहीं होती है, वहां देर है पर अंधेर नहीं। कभी यही काम कांग्रेस किया करती थी, आज वही कार्य सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। कांग्रेस को आपने देख लिया, अन्य गठबंधन दलों के शासन सत्ता को देख लिया, भाजपा पर दोबारा भरोसा करके आपने देख लिया। हमारे हाथ इन 75 वर्षों के बाद आज भी खाली हैं, और इन नेताओं के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। 20 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वह 5000 करोड़ को पार कर चुका है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। तो मेरे साथियों, वो कहा गया हाथी के दांत खाने को और दिखाने के और, जैसी दिखावी आडंबरों को हम अब भूलकर एक नए रास्ते को निर्माण
करने को हमें दृढ़ होना होगा। भारतीय सर्वधर्म पार्टी पिछले 12 वर्षों से आप सभी से यही अनुरोध करती चली आई। माफ कीजिएगा, भारतीय सर्वधर्म पार्टी तो अब गठित हुई है 1.25 साल पहले, लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से आपको आपके अधिकारों को, आपके उत्तरदायित्वों का आपको निर्वहन के लिए प्रेरित करने की चेष्टा करता आया है और आज पुनः हाथ जोड़कर अनुरोध करता है कि आप आए और भारतीय सर्वधर्म पार्टी का दामन पकड़कर अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को, अपने देश के हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार गारंटी को के संकल्प को पूरा करने में हमारा साथ दे। जो किसी भी देश के लिए पहली सीढ़ी शिक्षा है, वही देश विकास कर सकता है जहां के नागरिक पूर्ण रूप से शिक्षित हों, जहां के लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, जहां के नागरिकों को न्याय के लिए भटकना न पड़े और जहां रोजगार के लिए युवाओं को लाठियां न खानी पड़े। मेरे साथियों, अपने इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मैं पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं और आपको जागरूक करने की चेष्टा, अपनी तुच्छ चेष्टा कर रहा हूं कि हो सकता है मैं अपने इस प्रयास में सफल हूं और जो यह पिछले 75 वर्षों से हमारे देश में होता आया है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवारों को उनके मौलिक अधिकारों से जो मरहूम किया जा रहा है, ऐसी घटना फिर घटित न होने पाए। मैं एक बार यहां पुनः फिर कहना चाहूंगा, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, इन सब की लड़ाई केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। तो हमें अब गुमराह नहीं होना है। हमें इन सब से अपना ध्यान हटा करके एक नए लक्ष्य को केंद्रित कर एक नए रास्ते को चुनना होगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनहित, देशहित, राष्ट्रहित, शिक्षित भारत, विकसित भारत हो। जय हिंद, जय भारत।